Assumptions for analysis. What are the assumptions? The first assumption is that अगर कोई प्रोसेस रन कर रही है, रनिंग प्रोसेस can be preempted any time. कभी भी running process can be preempted any time in the user mode. अगर वो user mode में है तो can be preempted any time in the user mode, but this preemption will occur only after the complete execution of instruction which is being executed. Okay, so any time in the user mode, but after the complete execution of the instruction अंडर एग्जीक्यूशन. दूसरी चीज मैं बोली थी कि आप बोलो कि नहीं ऐसा नहीं मान सकते क्या कि यूजर मोड में एटॉमिसिटी दे दो. नहीं, मैंने आपसे बोला था यूजर मोड में एटॉमिसिटी कैन नॉट बी गारंटीड, बट इफ इट इज द कर्नल मोड देन the operating system can eventually ensure that certain set of instructions will execute एटॉमिकली. एटॉमिकली का मतलब बीच में प्रियम्पशन नहीं होगा. अगर आप मुझसे फिर बोलोगे सर व्हाट इज एटॉमिकली, तो बीच में प्रियम्पशन नहीं होगा. तो सेकंड assumption क्या है हमारा? एटॉमिसिटी कैन बी गारंटीड only in the kernel mode. क्लियर? चलो, ये दो चीजें होंगी. अब बात समझने की कोशिश करना. अब मैं उस कोड की प्रॉब्लम बताता हूं जो मैंने अभी अभी आपके सामने लिखी. क्या मैंने आपसे ऑलरेडी बोला है? क्या? नोट, count is the variable is being shared by both producer as well as consumer. Getting the idea? This is the situation कि काउंट दोनों ही शेयर कर रहे हैं. काउंट की वैल्यू के बेसिस पे दोनों प्रोसेस कुछ डिसीजन लेती है. अगर काउंट की वैल्यू n होती है तो प्रोड्यूसर कंज्यूम बफर में जाने से मना कर देता है, और अगर काउंट की वैल्यू 0 होती है तो कंज्यूमर आपका बफर में जाने से मना कर देता है. जब काउंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू n होती है तब प्रोड्यूसर बफर में जाता है और एक आइटम प्रोड्यूस करने के बाद काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है. ठीक है. सिमिलरली जब काउंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो आपका कंज्यूमर अंदर जाता है, बफर में जाता है, और फाइनली एक आइटम को कंज्यूम करने के बाद काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देता है, बिकॉज आपका काउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन दी बफर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर एक आइटम प्रोड्यूस हो गया तो काउंट 1 से इंक्रीज हो जाएगा, अगर एक आइटम कंज्यूम हो गया तो काउंट 1 से डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट काउंट इज इक्वल्स टू 5. तो मैं क्या बोल रहा हूं? लेट द वैल्यू ऑफ काउंट इज इक्वल्स टू 5. इसका मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम
at some point of time the value or the number of data items in the buffer are 5. At some point of time the number of data items in the buffer are equals to 5. Now let's try to visualize the situation. 5 is a value जिसके ऊपर ना तो बफर फुल है ना ही बफर एम्प्टी है. 5 is a value जिसके ऊपर ना तो बफर फुल है ना ही बफर एम्प्टी है. इसका मतलब that is buffer neither full nor empty. Therefore, or can enter both हो कौन दोनों प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों ही बफर में जा सकते हैं. अब बात समझने की कोशिश करना. आप वापस से कुछ चीजों को देखो. मैं आपको कोड पे लेके जा रहा हूं. क्या था सर? अगर प्रोड्यूसर अंदर जाएगा तो प्रोड्यूसर सबसे पहले काउंट की वैल्यू 5 है. काउंट की वैल्यू 5 है तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर काउंट की वैल्यू 5 होगी n की कोई वैल्यू होगी दैट कैन बी एनी वैल्यू नीड नॉट बी 4. सबसे पहले तो आप ये समझना क्योंकि काउंट का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. बट इनिशियलाइज होने के बाद ये वाला कोड बार बार रन नहीं करेगा. ये एक बार चला होगा. अब व्हाइल की कंडीशन ही रन करेगी. आपका यही कोड है जो आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. तो काउंट की वैल्यू 5 है. काउंट की वैल्यू 5 पे ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी. वो इनकी वैल्यू के बेसिस पे एक डेटा आइटम बफर में डाल देगा. इनकी वैल्यू के बेसिस पे वो जो डेटा आइटम प्रोड्यूस हुआ है उसको बफर में डाल देगा. इनकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा एंड फाइनली काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा. तो मैं क्या बोल रहा हूं? both producer and consumer can execute on the CPU but one at a time, obviously because the system is uniprocessor system. Both producer and consumer can execute the respective code but one at a time. Now another thing is that when producer is executing this code, producer can be preempted any time during the execution. Similarly, when consumer is executing this code, consumer can also be preempted any time during the execution. आया ना? Yes, इतना हमको समझ में आता है कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रीएम्प्ट किए जा सकते हैं. अब यहाँ पर समझना, मेरे पास काउंट की वैल्यू है काउंट इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ पर मैं एक चीज बोलता हूँ. लेट्स एज्यूम कि जब काउंट की वैल्यू 5 थी, सुनो, जब काउंट की वैल्यू 5 थी, अगर प्रोड्यूसर आकर के एक आइटम प्रोड्यूस कर देता है, सुनना अच्छे से, अगर करंट वैल्यू ऑफ काउंट इज 5, करंट वैल्यू ऑफ काउंट इज इक्वल्स टू 5 एंड प्रोड्यूसर आकर के एक आइटम प्रोड्यूस कर देता है और उसके बाद कंज्यूमर आकर के एक आइटम कंज्यूम कर लेता है, देन व्हाट शुड बी द न्यू वैल्यू ऑफ काउंट? Current value of count is equals to 5. What am I saying is current value of count is equals to 5. अगर इसके बाद प्रोड्यूसर आकर के एक आइटम प्रोड्यूस कर देता है और कंज्यूमर आकर के एक आइटम कंज्यूम कर लेता है, देन व्हाट शुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ काउंट? सब चेक करो. मेरी क्लास 5:30 में है तो सर ये प्रकाश सर को एक मिनट कॉल करोगे? वो आपको अरेंज कर देंगे कहीं और, क्योंकि उनको पता है विशाल सर की क्लास 9:30 से पहले खत्म नहीं होती. पता नहीं कौन बनाया, ये रवि ने बनाया मुझे, चलो कोई बात नहीं, है ना? क्योंकि मैं इसीलिए आपसे बोला कि मेरी क्लास थोड़ी चलती है ना? तो आप पता कर लीजिए प्लीज, है ना? ओके, चलो, यस करेक्ट. सो फाइनल वैल्यू प्रभाकर पांडे, मैंने जो बोला इन जनरल सिचुएशन बात कर रहा हूँ, अपना ज्ञान अपने पास रखिए, है ना? मैं वही चीज बोल रहा हूँ आपसे कि जो आपको आता है उसको संभालो, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी आता है देन यू शुड नॉट बी वाचिंग दिस लेक्चर. इफ यू ऑलरेडी नो, you should not be watching this lecture or another way.
चलो, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर एक आइटम आया और एक आइटम चला गया तो एक प्रोड्यूसर आकर के उसको 6 कर देना चाहिए, और उसके बाद अगर कंज्यूमर आ रहा है तो उसको वापस से 5 कर देगा। एंड सपोज इट हैपेंड कि पहले कंज्यूमर आया तो 5 को 4 कर देगा और फिर प्रोड्यूसर आकर के उसको 5 कर देगा। बट ये जब दोनों काउंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो आपका प्रोड्यूसर क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? और जो कंज्यूमर एग्जीक्यूट करता है वो क्या है? Now, if you think that these are the instructions, if you think that this as a single instruction, तो अगर आपको ऐसा लगता है, the problem is जो मैंने आपसे बोला, सीपीयू कभी भी प्रियम किया जा सकता है और प्रोसेस को कभी भी प्रियम किया जा सकता है सीपीयू से आफ्टर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन अंडर एग्जीक्यूशन। और अगर आपको लगता है कि ये वो इंस्ट्रक्शन है जिसके एग्जीक्यूशन के बाद आपके प्रोसेस को प्रियम किया जा सकता है सीपीयू से, देन हियर यू आर थिंकिंग इनकरेक्टली। व्हाट्स द आइडिया? आपका सीपीयू इसको जानता ही नहीं है, ये तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में एक इंस्ट्रक्शन है। दिस इंस्ट्रक्शन इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सीपीयू तो वो जिन इंस्ट्रक्शंस को पहचानता है उनको एग्जीक्यूट करता है। सो बेसिकली दिस काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 विल बी एग्जीक्यूटेड हाउ, दिस काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, यही समझने की चीज है। ये काउंट एक मेमोरी लोकेशन है, ऑलरेडी हमने वहां पे डिफाइन किया है इंट काउंट। इसका मतलब इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है मेमोरी में, जिसको काउंट बोला गया है, उसका एड्रेस है। दिस काउंट विल इवेंचुअली गिव द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। नाउ, और ये क्या कर रहा है? ये उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू रखी हुई है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 क्या कर रहा है? काउंट एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। उस मेमोरी लोकेशन पर जो भी वैल्यू अवेलेबल है उस वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करके वापस से उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराने का काम कर रहा है ये इंस्ट्रक्शन। लेकिन मेमोरी लोकेशन के ऊपर ऑपरेशन सीधे सीधे परफॉर्म नहीं किए जा सकते। व्हेन यू विल थिंक इन टर्म्स ऑफ सीपीयू, तो कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म होगा तो पहले वो डेटा मेमोरी से सीपीयू में आएगा। सीपीयू के अंदर कहाँ आएगा? सीपीयू के किसी स्पेसिफिक रजिस्टर में आएगा ना। उस रजिस्टर के अंदर और रजिस्टर के कंटेंट और दूसरे वन को लेकर के उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, उनकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा। इंक्रीमेंटेड वैल्यू विल फर्स्ट गो इनटू अ डेडिकेटेड रजिस्टर, जो भी आप डिफाइन करना चाहो, एंड फाइनली द कंटेंट ऑफ दैट रजिस्टर विल बी स्टोर्ड ऑन दिस मेमोरी लोकेशन व्हिच इज डिफाइंड बाय दिस वेरिएबल काउंट। तो यहां पर होगा क्या? सबसे पहले आपकी जो भी काउंट की वैल्यू है, आपकी जो भी काउंट की वैल्यू है, first of all this memory location of count will be stored in a register। समझ लेना इसको, ये क्या हो रहा है? कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन गिवन बाय दिस variable count, content of memory location given by this memory location count will be loaded into this register rp, then you will do what? Then you will increment the value of rp। सॉरी, लेट मी राइट इट लाइक दिस। इसको ऐसे नहीं बोलता हूँ, ये तो उसका मीनिंग है। मैं आपको जो न्यूमेरिक होंगे, जो आपके इंस्ट्रक्शन होंगे, उसकी फॉर्म में लिख देता हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ लोड आरपी, अगर मैं इस आरपी को लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन काउंट। तो जो भी मेमोरी लोकेशन काउंट का कंटेंट है वो कहाँ लोड होगा? कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन काउंट विल बी लोडेड इनटू रजिस्टर एंड देन दिस, सो बेसिकली दिस इज नथिंग, this is nothing but the content of memory location count will be loaded into register rp. This is the increment rp, that is the value of register pointer rp will be incremented by 1 and the new value will be stored in this register rp. Finally this will be stored, so content of memory location count
by the content of register R. Here, the content of memory location count will be updated by the content of register R. So you may think that this is a single instruction. You may think that this is a single instruction, but this instruction consists of 3 different instructions. 1, 2. Yeah. Next. Similarly, for this, first of all, you will load the content of memory location count into, let's say, some register RC. They may be same register as well. You don't need to worry about them. आप बोलोगे सर इसने भी उसी रजिस्टर में लिखा, इसने भी उसी रजिस्टर में लिखा, तो क्या होगा? बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। अगर सेम रजिस्टर के अंदर लिख रहे हैं और यूनिक प्रोसेसर सिस्टम है तो होगा क्या, जब इसका कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा तो इसके रजिस्टर की वैल्यू उसके पीसीबी में चली जाएगी और ये फाइनली उसी रजिस्टर को यूज कर भी लेता है और उसके बाद इसका फिर से नंबर आता है तो ये उसी रजिस्टर में अपनी पीसीबी से वही वैल्यू उठा करके डाल देगा जो इसके रजिस्टर में थी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको प्रीएम्प्ट किया गया था। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा होगा यहाँ पर इट विल डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एंड फाइनली इट विल स्टोर द वैल्यू ऑफ दैट रजिस्टर एट दैट मेमोरी लोकेशन। पूरा डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं जब से वो पावर शट हुआ है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं। आ जाएंगे हम वापस से उसी फ्लो में। थोड़ा सा रुको, दिमाग को कभी संतुलित करना बहुत टाइम देता है। क्या इन चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहले तो मुझे इतना बता दो, क्या इन चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि ये ऐसा होगा? हाँ सर, ये ऐसा होगा कि हमारा जो काउंट वेरिएबल है दैट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। और अगर कोई भी करंट वैल्यू ऑफ काउंट है तो ये करंट वैल्यू ऑफ काउंट ऐसी है कि प्रोड्यूसर भी बफर को एक्सेस कर पा रहा है और कंज्यूमर भी बफर को एक्सेस कर पा रहा है। इसका मतलब ये जो काउंट की वैल्यू है ये इंक्रीमेंट होगी और ये काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। प्रोड्यूसर इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। प्रोड्यूसर किस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा? प्रोड्यूसर इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा और कंज्यूमर इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन प्रोड्यूसर जब इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, एक्चुअल में वो 3 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली जब कंज्यूमर इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, कंज्यूमर भी 3 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होगा फ्रॉम द सीपीयू पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द सीपीयू पर्सपेक्टिव, क्योंकि सीपीयू इस सी लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेगा। नाउ एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सर इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत ये है कि आप इसको जिस तरीके से सोच रहे हो कि पहले एक काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा और दूसरा फिर आकर के काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा, ये इसी तरीके से हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सो कंसीडर द फॉलोइंग execution order. Consider the following execution order. First, producer executes समझना बात को, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोड्यूसर को सीपीयू मिला हुआ है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोड्यूसर को सीपीयू मिला हुआ है और लेट्स अज्यूम कि ये इंस्ट्रक्शन है 1 2 3, ये इंस्ट्रक्शन है मेरा लिख लेते हैं 4 दिस आर नॉट इन द सीक्वेंस। ऐसा मत समझो कि मैं इनको सिर्फ डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं। These are 3 instructions, these are some these are 3 instructions from a separate process, ठीक है। अब क्या हुआ? प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट व्हाट? प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट
फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो अगर प्रोड्यूसर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा? करंट वैल्यू क्या थी काउंट की? करंट वैल्यू थी काउंट की। इसका मतलब काउंट की जो वैल्यू थी 5 वो अब किस में आ जाएगी? वो काउंट की वैल्यू 5 आ जाएगी आपके रजिस्टर आरपी। इसका मतलब आरपी विल बी सॉरी मतलब आरपी विल बी लोडेड विद द वैल्यू 5। ठीक है, उसके बाद लेट्स एज्यूम कि जो सेकंड चीज होती है वो क्या है? जो सेकंड चीज होती है वो होता है सेकंड इंस्ट्रक्शन। जब सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके बाद आरपी विल बिकम 6। यस और नो? इसके बाद आरपी की वैल्यू विल बिकम 6। नाउ लेट्स अज्यूम कि ये प्रोड्यूसर था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रीएम्पशन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रीएम्पशन। क्या हुआ? प्रीएम्पशन कैन अकर एनी टाइम। यही हमने बोला था व्हाट इज द असम्पशन ऑफ एनालिसिस, कि आपका जो प्रीएम्पशन है वो यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहे कोड के ऊपर कभी भी आपके प्रोड्यूसर को आपके प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकता है आफ्टर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन अंडर एग्जीक्यूशन। सो दिस आर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सीपीयू पर्सपेक्टिव। सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द प्रोड्यूसर कैन बी preempted from the CPU. ठीक है, so let's assume that at this point of time what happens? Producer preempted। प्रोड्यूसर क्या हुआ? प्रीएम्प्ट हुआ। अब बात समझना, अगर इस प्रोड्यूसर का ये थर्ड इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाता, अगर प्रोड्यूसर का थर्ड इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाता तो मेमोरी लोकेशन काउंट पर ये जो आरपी की वैल्यू थी ये स्टोर हो जाती। इसका मतलब काउंट की वैल्यू क्या हो जाती? 6 हो जाती। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर काउंट की वैल्यू क्या है जब प्रोड्यूसर प्रीएम्प्ट कर गया हो? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर काउंट की वैल्यू अभी भी 5 ही है। काउंट की वैल्यू में कोई भी अपडेट नहीं हुआ। तो प्रोड्यूसर प्रीएम्प्ट हो गया, उसके बाद कंज्यूमर एग्जीक्यूट्स। What? Consumer executes, the third thing that happens is consumer executes its fourth instruction. अगर फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो आपका रजिस्टर आरसी है उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी? 5 या 6? उस पॉइंट पर आरसी के अंदर अभी भी 5 ही वैल्यू आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज काउंट वैल्यू इज स्टिल 5। यस और नो? Because count value is still 5. उसके बाद let's assume that this executes the instruction. Therefore, after the execution of this fifth instruction of producer, the value of register C will become 4. Right? Now, at this point of time, the execution can take two different paths. There are two different possibilities. What? Let's assume that the consumer continue. So the consumer continues, then what will happen? The fifth thing that will happen is इसके बाद तो ऑब्वियसली कंज्यूमर 6 इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करेगा। अगर 6 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा इसका मतलब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? Count will get the value of this register RC and the count will become 4. The count will become 4. Now, afterwards, at this point of time, consumer preempts. At this point of time, consumer preempted. And then what happens? इसके बाद वापस से प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट।
व्हाट सो जो नेक्स्ट चीज हो रही है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूसर आकर के अपना थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। प्रोड्यूसर आकर के थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। थर्ड इंस्ट्रक्शन मींस व्हाट, थर्ड इंस्ट्रक्शन will update the value of, third instruction will do what, will update the value of rp into the memory location count. Now at this point of time, what is the value of rp for the producer? The value of rp for the producer is 6. Therefore यहां पर होना क्या है, यहां पर एक्चुअल में count will get the value of rp which is equals to 6. Therefore, the final value of count will become 6. So this is the order in which the instructions are executed. Count will take the final value. Now, at this point of time, after the fourth instruction, let's assume consumer preempted. This point of time, if the consumer is preempted and the CPU is allocated to the producer, then what will happen? Producer executes. So after the fourth instruction, if producer gets a chance, then the fifth instruction that will execute will be, आपका CPU क्या, आपका प्रोड्यूसर क्या गया था, आपका प्रोड्यूसर सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके प्रीएम्प्ट हुआ था, तो अब आकर के क्या करेगा, थर्ड इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो अब आपका प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट करेगा थर्ड इंस्ट्रक्शन। So because of execution of this third instruction, what will happen? Because of execution of this third instruction, the value of count will become 6. The value of count will become 6. Now, इसके अलावा तो कंज्यूमर को कुछ और करना ही नहीं है, सॉरी प्रोड्यूसर को कुछ और करना ही नहीं है, तो लेट्स एज्यूम कि इसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस से आपका जो प्रोड्यूसर था वो प्रीएम्प्ट हो गया। और उस प्रोड्यूसर के प्रीएम्प्ट हो जाने के बाद वापस से कंज्यूमर को मौका मिला, तो कंज्यूमर क्या करके गया था, कंज्यूमर अपना फिफ्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके गया था। जब नेक्स्ट टाइम इसको सीपीयू मिलेगा, ये क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब कंज्यूमर क्या करेगा, अब आकर के कंज्यूमर एग्जीक्यूट करेगा अपना सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन। So when consumer executes sixth instruction, it actually tries to store the value of register RC into the count. What is the value of register RC? The value of register RC is 4. Therefore, here the count value will become 4. So, if the execution takes, if execution takes this path, then the final value of count is 6. If the execution takes place using this path, then the final value of count will be 4, but it will not be equals to 5, whereas the correct value should be equals to 5. Yes or no? Because when count value was 5, afterwards, when this count value is 5, afterwards, one item is produced by the producer and one item is consumed by the consumer. So the final value should be 5, but if the execution takes place in this sequence, then the final value of count will become 6. And if the execution takes place in this sequence, then the final value of count will become 4. And दोनों ही केस में the value of count is inconsistent. Yes or no? Clear है? So are you getting the idea that what actually will take place inside this? What are the different things that may take place inside the system? Clear है? सब सो गए लगता है। बोलो बोलो बोलो। चलो, so if you want, you can note this down. And finally, you can write one more statement. What?
क्लियर है? हाँ, वही बोल रहा हूँ गुलाम गौस, ये इनकंसिस्टेंट आ रहा मुझे। आई एम नॉट सीइंग पॉसिबिलिटी ऑफ दिस केस इज लेस नॉर्मली। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रोहन। Let's try to understand. I am not saying that this preemption will take place all the time. I hope Rohan is saying sir, that the possibility of this case is less normally. So if there is a question mark, then I'm trying to answer that particular thing. So let's try to understand. This particular situation will arrive. This particular situation will arrive in a specific situation. कब? जब आपका प्रोड्यूसर एग्जैक्टली इन दो इंस्ट्रक्शंस को, आपका जो प्रोड्यूसर है वो एग्जैक्टली इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, प्रीएम्प्ट हो जाए और उसके बाद आपका कंज्यूमर इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर ले, या तो फिर इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपका प्रोड्यूसर प्रीएम्प्ट हो जाए और उसके बाद कंज्यूमर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर ले। तो अगर आपका समझना, आपका प्रोड्यूसर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद और इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले बीच में या तो यहां प्रीएम्प्ट हो जाए या तो यहां प्रीएम्प्ट हो जाए, और उस स्पेसिफिक केस में आपका कंज्यूमर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर ले, तो अल्टीमेटली यहां पर आपकी ये इनकंसिस्टेंसी आएगी ही आएगी। सो द आइडिया इज सर एग्जैक्टली ये जो दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने थे या तो फिर ये जो दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने थे एग्जैक्टली इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोड्यूसर का प्रीएम्प्शन हो जाए, इसके कितने चांसेस हैं? वेरी रेयर, वेरी रेयर। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है सर? चांसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन क्या इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है कि ये प्रीएम्प्शन यहां पर हो जाए? नहीं सर, प्रोबेबिलिटी जीरो तो नहीं है। इसका मतलब अगर मैं 1 करोड़ बार इस इंस्ट्रक्शन को, इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं, अगर मैं 1 करोड़ बार इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं, तो हो सकता है एक आध बार ऐसा कुछ हो जाए, हो जाए। तो सर क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? पता नहीं। आप सोचो, क्या आप किसी भी लेवल पे एक माइनर सी एरर को टॉलरेट कर सकते हो किसी भी कोड में? नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सिस्टम में काउंट वेरिएबल काउंटिंग हो रही है, कि बैंकिंग में काउंट यूज हो रहा है और कहीं वहां पर इनकंसिस्टेंसी आ गई, तो कल को हो सकता है कि आप में से कोई अंबानी बन जाए, या तो कल हो सकता है अंबानी अपने घर पैसे मांगने आ जाए, है ना? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि ऐसा नहीं है कि this will take place all the time. No, there are very rare chances that the preemption will take place at exactly this position, but if it happens, then this will become very dangerous. Clear? तो अब आप ये बात समझने की कोशिश करोगे फिर क्या? प्रॉब्लम कहां थी सर? जो प्रॉब्लम थी वो इस एरिया में थी, कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इस एरिया में एक्चुअल में हो क्या रहा है? इस एरिया में काउंट वेरिएबल और या फिर जो काउंटेड आपकी जो शेयर्ड वेरिएबल है, इस एरिया में क्या हो रहा है? इस एरिया में जो शेयर्ड वेरिएबल हैं या जो शेयर्ड रिसोर्स हैं उनको एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है,
हाँ, रियल टाइम में सिस्टम में ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, या तो फिर जहां भी आपकी एफिशिएंसी नीड्स टू बी 100% वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। अब बात समझना, यू मे थिंक कि सर तो ठीक है ना, वहां पर ऐसा नहीं करते, बट बात समझना, जनरल प्रॉब्लम। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, अगर आप इसको इस तरीके से समझोगे तो कि सर ये एक प्रॉब्लम है, तो ठीक है ना, कुछ और कर लेते हैं, तो आप बात समझने की कोशिश करो, दिस इज अ जनरल प्रॉब्लम, दिस कैन टेक प्लेस इन एनी सिचुएशन, फॉरगेट अबाउट प्रोड्यूसर कंज्यूमर। अगर आपके अकाउंट को यूज करना है, अगर आपको कोई वेरिएबल शेयर करना है अमंग टू प्रोसेसेस, अगर आपको कोई वेरिएबल शेयर करना है अमंग टू प्रोसेसेस, देन द आइडिया इज कि वहां पर इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, द वेरिएबल इज शेयर्ड बिटवीन, वेरिएबल इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन टू प्रोसेसेस, और वो यहां से क्लियर है ना। तो इस वेरिएबल को शेयर करने की जरूरत कहीं पर भी पड़ सकती है, नॉर्मल से एक फनी से कोड में जरूरत पड़ सकती है, या तो फिर एक बहुत ही मतलब जो दुनिया का सबसे सेंसिटिव कोड होगा, उस सेंसिटिव से सेंसिटिव कोड को लिखने के लिए भी हो सकता है किसी वेरिएबल को शेयर करने की जरूरत पड़ जाए। तो अगर वेरिएबल को शेयर करने की जरूरत पड़ गई तो यहां पर इस टाइप की सिचुएशन आ सकती है। तो वी डोंट नो दैट हाउ important that particular piece of code is, but we must have a solution to avoid this problem. We must have a solution to avoid this problem, क्योंकि अगर हमारे पास इसका सॉल्यूशन ही नहीं रहा, और अगर मुझे किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे इसे वेरिएबल को शेयर करने की जरूरत पड़ गई तो फिर कैसे करूंगा? ठीक है, कुछ भी, है ना। सो दैट्स द आइडिया। तो हमको इन चीजों के सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अब पहले, सबसे पहले कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम आई तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, लेकिन इस इनकंसिस्टेंसी के आने का रीजन क्या थे? ये जो इनकंसिस्टेंसी आई है, इस इनकंसिस्टेंसी के आने के रीजंस क्या क्या थे, मुझको सिर्फ ये बताओ। सबसे पहली चीज तो सबसे पहली चीज तो भाई इस कंसिस्टेंसी के आने का जो पहला रीजन था वो तो ये कि आपका जो प्रोड्यूसर का कोड था और जो कंज्यूमर का कोड था वो एक वेरिएबल को शेयर कर रहा था। सुनना, अगर ऐसी कोई चीज होती ही नहीं जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के बीच में शेयर हो रही होती तो क्या यहां पर कोई प्रॉब्लम होती? क्या बोल रहा हूं, अगर ये जो वेरिएबल शेयर हो रहा है काउंट, अगर ऐसी कोई चीज होती ही नहीं जिसको दो लोग शेयर कर रहे होते और उसके बेसिस पे कोई डिसीजन ले रहे होते तो क्या ये प्रॉब्लम होती? नहीं होती सर, है ना। सिंपल सी बात है, कोई किसी चीज, किसी एक सेम चीज के ऊपर दो लोग डिसीजन ले ही नहीं रहे, दोनों अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं, तो सबका उनका डिसीजन अपने खुद के किसी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट वैल्यू इज नॉट बीइंग अपडेटेड बाय समवन एल्स, और समवन एल्स इज ऑलवेज नॉटी पर्सन। वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाएगा। तो अगर आप खुद अपने लिए कुछ कर रहे हो तो हमेशा आप अपने लिए जो डिसीजन लोगे वो बेस्ट होंगे, है ना। किसी और से लेकर के चलोगे तो कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स द आइडिया कि अगर ये काउंट होता ही नहीं, वेरिएबल शेयर हो ही नहीं रहा होता, अगर दोनों ही एकदम अलग चीज के ऊपर डिसीजन ले रहे होते कि मुझको कब बफर में जाना है और मुझको कब बफर में जाना है, तो प्रॉब्लम आती ही नहीं। ठीक है, तो ये पहली चीज का होना जरूरी है, और इसको हम बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन। तो समझना, ये जो वेरिएबल है, जो शेयर हो रहा है, जो शेयर हो रहा है, ये शेयर्ड वेरिएबल आपके पीस ऑफ कोड में जहां भी एक्सेस हो रहा है, ये शेयर्ड वेरिएबल आपके पीस ऑफ कोड में जहां भी एक्सेस हो रहा है, वो लोकेशन, आप वो आपके कोड की वो लोकेशन कहलाएगी क्रिटिकल सेक्शन। आपके कोड के अंदर वो लोकेशन, यहां पर लिखना अब आप लोग, जहां पर ये शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, ये पोजीशन कहलाएगी आपके कोड के अंदर क्रिटिकल सेक्शन। ये क्या है?
तो ऐसा मत सोचो कि सर क्रिटिकल सेक्शन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन कोई घर नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन कोई घर नहीं है, समझना बात को। आपका प्रोग्राम जब उन लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हो, सुनना बात को, आपका प्रोग्राम जब उन लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हो जहां पर शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस किए जाते हैं। इट्स अ नॉर्मल कंफ्यूजन, लोगों को सोचता है सर ये क्रिटिकल सेक्शन है क्या, क्रिटिकल सेक्शन है क्या। तो जैसे मैं डब्बा बनाऊंगा ना, तो आधे से ज्यादा दो पागल हैं, जैसे बोलूंगा ये है क्रिटिकल सेक्शन, और यहां पर आपका ये प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन में आ गई है प्रोसेस P1, तो लोग बोलेंगे सर ये प्रोसेस P1 कहीं चली गई है क्या। मेन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है जब मैं बोलता हूं ना कि क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस P1 आ गई है, तो लोगों को क्या लगता है कि प्रोसेस P1 किसी स्पेसिफिक जगह पे चली गई है क्या, या किसी स्पेसिफिक मशीन पे काम कर रही है। जैसे हम बोलते हैं कि सीपीयू पे कौन रन कर रहा है, प्रोसेस P1। तो दिस करेक्ट, इन दैट सेंस इट इज करेक्ट कि प्रोसेस P1 के कोड्स का एग्जीक्यूशन हो रहा है अभी सीपीयू पर। अभी ऐसा ठीक है कि प्रोसेस P1 के कोड्स का एग्जीक्यूशन कर रहा है अभी आपका सीपीयू, है ना, लेकिन यहां पर ये सीपीयू है, दिखता है ये सीपीयू है, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलता हूं प्रोसेस P1 इज इनसाइड द इट्स क्रिटिकल सेक्शन, जब मैं बोलता हूं प्रोसेस P1 इज इनसाइड इट्स क्रिटिकल सेक्शन, तो क्या इसका ये मतलब है कि प्रोसेस P1 किसी जगह पे चली गई है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसेस किसी जगह पे चली गई है। इसका ये मतलब है कि ये जो लाइंस ऑफ कोड हैं, ये जो लाइंस ऑफ कोड हैं, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल रीजन ऑफ द टोटल लाइंस ऑफ कोड ऑफ द कोड ऑफ प्रोड्यूसर। तो आपका प्रोड्यूसर, आपके प्रोड्यूसर की प्रोसेस के, अगर आपकी प्रोड्यूसर के प्रोसेस की वो लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हो, आपके प्रोड्यूसर प्रोसेस के कोड की, ऐसे बोलूंगा, आपके प्रोड्यूसर प्रोसेस के कोड की वो लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हो, आपके प्रोसेस के कोड की वो लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हो जहां पर शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस किया जा रहा है, जहां पर शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस किया जा रहा है, तो मैं बोलता हूं कि प्रोड्यूसर इज एग्जीक्यूटिंग, तो मैं बोलता हूं प्रोड्यूसर इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, प्रोड्यूसर इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, दैट इज प्रोसेस प्रोड्यूसर, दैट इज प्रोसेस प्रोड्यूसर इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। समझे बात को? तो ऐसा मत सोचना कि प्रोसेस प्रोड्यूसर कहीं जा रही है, ऐसा मत सोचना प्रोसेस प्रोड्यूसर कहीं जा रही है। अगर मैं बोलता हूं प्रोसेस P1 इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, अगर मैं बोल रहा हूं प्रोसेस P1 इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, देन इट मींस प्रोसेस P1 इज एग्जीक्यूटिंग द लाइंस ऑफ कोड वेयर द शेयर्ड वेरिएबल आर बीइंग एक्सेस्ड, दैट इज process P1 is executing the lines of code which is defined as critical section for that process P1। समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? तो क्रिटिकल सेक्शन कहने का मतलब समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, तो इसका मतलब ये कि वो उन लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रही है जहां पर शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रीट कर लेते हैं कि उनको लगता है कि क्रिटिकल सेक्शन कोई जगह होगी या फिर क्रिटिकल सेक्शन कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज है सिस्टम के अंदर जहां पर वो प्रोसेस चली गई। नहीं, सिंपल सा मीनिंग है, क्रिटिकल सेक्शन मींस a process is executing the line of code where the shared variable are being accessed or shared resource। बुझ गए? चलो, सो दैट्स इट। तो सबसे पहले तो ये वाली चीज हुई कि सर अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं जो शेयर हो रहा है तो दिक्कत ही नहीं आती। इसका मतलब सबसे पहले तो आपके पास क्रिटिकल सेक्शन होना चाहिए। हाँ, क्रिटिकल सेक्शन इज अ रीजन, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन होना चाहिए, इसका मतलब अगर वेरिएबल शेयर ही ना हो रहा हो, समझना बात को, अगर वेरिएबल या रिसोर्स शेयर ही ना हो रहे हो तो क्या क्रिटिकल सेक्शन होगा? अगर वेरिएबल या रिसोर्स शेयर ही ना हो रहे हो तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज ही नहीं है तो क्रिटिकल सेक्शन है ही नहीं, ठीक है। चलो,
हाँ, इसका मतलब इस प्रॉब्लम के आने के लिए जो पहली चीज जरूरी थी वो तो था कि ये क्रिटिकल सेक्शन होना चाहिए था। दूसरी चीज क्या थी? सर मान लो, सर मान लो कि अब मुझसे ये बोलो कि अगर प्रियम्पशन होता ही नहीं, अगर प्रियम्पशन होता ही नहीं, इसका मतलब अगर मैं प्रियम्पशन को डिससेटिस्फाई करवा दूं, अगर मैं प्रियम्पशन को डिससेटिस्फाई करवा दूं, मैं ये बोल पाऊं कि ये तीनों लाइन ऑफ कोड पहले जब तक एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, ये कौन सी लाइन ऑफ कोड है? दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर। इफ आई कैन इंश्योर, if I can ensure that when producer is executing its critical section, if I can ensure that when producer is executing its critical section, then the preemption cannot take place. If at all I can ensure that when producer is executing its critical section, then the preemption cannot take place, then क्या ये वाली सिचुएशन आ सकती थी? सोचो मैं जो बोल रहा हूं, shared variable read is also a part of critical section. Yes, if you are taking decision based on that, yes, it is also a part of critical section. Take it on. If you are taking a decision based on that reading, that's part of the critical section. है ना? तो दूसरी चीज, अब मैंने क्या बोला, अगर मैं ये इंश्योर कर पाता कि जब प्रोड्यूसर अपने क्रिटिकल सेक्शन वाला कोड एग्जीक्यूट कर रहा है तब प्रियम्पशन नहीं होगा, तो मैंने क्या बोला, इन दोनों सिचुएशन में अगर कहीं प्रियम्पशन होता और कंज्यूमर को ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाता तो ही ये प्रॉब्लम आती। अगर मैं ये इंश्योर कर लेता कि चाचा जब तुम अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो तब तुमको कोई प्रियम्प्ट नहीं कर पाएगा, तो जब तक ये काउंट की वैल्यू के बेसिस पे अपना डिसीजन लेकर के और फाइनल उस काउंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर देता, तब तक दूसरी प्रोसेस उस अनचेंज्ड वैल्यू ऑफ काउंट को रीड ही नहीं कर पाती, तब तक दूसरी प्रोसेस उस अनचेंज्ड वैल्यू ऑफ काउंट को रीड ही नहीं कर पाती और ये प्रॉब्लम होती ही नहीं, है ना? सो दैट्स अनदर थिंग कि अगर प्रियम्पशन को हटा देता तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। इसका मतलब अगर प्रियम्पशन नहीं होता तब भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन का होना जरूरी था, अगर क्रिटिकल सेक्शन ही खत्म हो जाता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन क्या मैं ये इंश्योर कर सकता हूं, सुनना बात को, क्या मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि कभी भी प्रोसेस के बीच में कुछ शेयर ही ना हो? क्या मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि कभी भी प्रोसेसेस आपस में कुछ शेयर ही ना करें? नहीं कर सकता। क्यों? इफ यू आर ट्राइंग टू से, इफ यू आर ट्राइंग टू से कि प्रोसेसेस आपस में कुछ शेयर ही ना करें, इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि प्रोसेसेस आपस में कोई डेटा एक्सचेंज ही ना करें, इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट ही ना करें, इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि देयर विल बी नो कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस। और ऐसा नहीं है, यू कैन नॉट इमेजिन कि लाइफ में कोई कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस ही ना हो। देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, राइट? तो अदरवाइज आपका जो सिस्टम जो आप बोलते हो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो आधे काम ही नहीं कर पाता अगर आप कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश नहीं कर, अगर आप प्रोसेस को कम्युनिकेट नहीं करने देते। इसका मतलब जो पहली चीज थी जिसके ना होने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी वो तो होगी ही होगी, उसको तो आप डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते। दूसरा, आप ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से अगर आप ये इंश्योर कर लेते कि जब यूजर कोड अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तब मैं प्रियम्पशन होने से बचा लूं, ये भी आप डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपना जो अजम्पशन लिया है एनालिसिस के लिए ही वही अजम्पशन लिया है। हमारा अजम्पशन ही ये है कि आप यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहे किसी भी प्रोसेस को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रीएम्प्ट कर सकते हो आफ्टर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन अंडर एग्जीक्यूशन। आप उसको रोक नहीं सकते कि ये यहां पर प्रीएम्प्ट नहीं होगा, आपके यूजर मोड में ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल ही नहीं है कि आप ये इंश्योर कर पाओ कि इस जगह पे प्रियम्पशन नहीं हो सकता। अगर होना हुआ, अगर वहां पर अचानक से कोई सिग्नल आ गया, कोई इंटरप्ट आ गया, तो इसका यहां पर प्रियम्पशन होना तय है। समझ गए बात को? तो आप इस चीज को भी डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है? अब दूसरी चीज समझना, लेट्स एज्यूम कि ये जो दो
कहानी बहुत सिंपल सी स्टोरी। क्या कि है ऐसा वेरिएबल जिसको दो प्रोसेसर शेयर करती हैं, है ऐसा वेरिएबल जिसको दो प्रोसेसर शेयर करती हैं, ठीक है, और माना कि आप यूजर मोड में प्रियम्पशन होने से भी नहीं रोक सकते, माना कि आप यूजर मोड में प्रियम्पशन होने से भी नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप ये इंश्योर कर लेते, लेकिन अगर आप ये इंश्योर कर लेते कि जब वो दो प्रोसेसेस जो सेम वेरिएबल को शेयर करती हैं, अगर आप ये इंश्योर कर लेते कि वो दो प्रोसेसेस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जो सेम वेरिएबल को शेयर करती हैं, उनमें अगर एक प्रोसेस उस शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रही हो, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब एक प्रोसेस अपने उस शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रही हो, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर दूसरी प्रोसेस कभी भी उस शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश ना करे। इसका मतलब जब प्रोड्यूसर इस काउंट की वैल्यू के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, अगर कंज्यूमर इस काउंट की वैल्यू से खेलने की कोशिश नहीं करता तो क्या ये प्रॉब्लम आती? मुझे बताओ। जब प्रोड्यूसर काउंट के साथ छेड़खानी कर रहा था, उसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कंज्यूमर भी उस काउंट के साथ छेड़खानी करने की कोशिश ना करता तो क्या ये प्रॉब्लम आती? माना कि क्रिटिकल सेक्शन था, मतलब काउंट था जो उसको दो लोग शेयर कर रहे थे, माना कि प्रियम्पशन कभी भी हो सकता था, ठीक है, हो जाता, लेकिन जब ये प्रियम्पशन हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका कंज्यूमर काउंट को छेड़ने की कोशिश नहीं करता, बोले भाड़ में जाने दो, मैं अभी काउंट के साथ नहीं खेलूंगा, मुझको नहीं लेना देना। आपका कंज्यूमर काउंट को तभी एक्सेस करने की कोशिश करता जब प्रोड्यूसर अपना ये क्रिटिकल सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट कर चुका होता, तो क्या ये प्रॉब्लम आती? नहीं आती सर, है ना? तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं आपके यहां पर ये प्रॉब्लम आने के लिए। सर इज माय मैसेज विजिबल टू यू? ये आपका पहला ही मैसेज आया है अभी आकाश, और ये वाला मुझे विजिबल है ना, ये वाला मुझे विजिबल है, ये पहला आया और ये विजिबल है। चलो तो देखो क्या चीजें हुई, मैंने आपको तीन चीजें बोली कि कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो आने के लिए तीन नेसेसरी चीजें हैं। जस्ट नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो नोट। एक सेकंड, चलो सर क्या बोला था? For a problem to arise, for a problem to arise when two or more processes or two or more communicating. For a problem to arise when two or more communicating processes are executing, following three conditions are necessary. और ये किस टाइप की प्रॉब्लम है? ये किस टाइप की प्रॉब्लम है? फॉर अ प्रॉब्लम ब्रैकेट में लिखना सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। This is because
the processes are not properly synchronized. ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज दी प्रोसेसेस आर नॉट प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड, देयर कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड, therefore it is known as synchronization problem. So for a synchronization problem to occur, when two or more communicating processes are executing, क्या तीन कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन है क्रिटिकल सेक्शन मस्ट बी प्रेजेंट। और बात समझना, यहां पर मैंने क्या बोल दिया? यहां पर मैंने बोल दिया फॉर कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस। अगर मैं नॉर्मली बोल देता फॉर अ प्रॉब्लम और फॉर अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम टू अराइज व्हेन प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग, टू और मोर प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग, तो आप बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन मस्ट बी प्रेजेंट। बट समझना, अगर आप कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस बोल रहे हो, देन देयर विल बी अ क्रिटिकल सेक्शन। तब क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, तभी तो वो कम्युनिकेटिंग प्रोसेस हैं। वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, तभी इसीलिए तो वो कम्युनिकेटिंग प्रोसेस हैं। हाँ या ना? और अगर कम्युनिकेटिंग प्रोसेस हैं तो डेफिनेटली वहां पर कोई ऐसी चीज होगी जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रही होंगी, और अगर कोई ऐसी चीज है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रही हैं तो वहां पर इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन है। यस और नो? बोलो भाई। यार बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है। यस सर। सो व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन? तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। सर व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन? is the section of code where shared variable और shared resources, कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल को छोड़ के रिसोर्स हो गए, पाइप और मैसेज की रिसोर्स हो गए, और shared resources being accessed. Clear? What is the second condition? Critical section must be present. Second condition. Is called as a race condition. Race condition. Sir, what do you mean by race condition? हाँ जरा सा क्या ये दोनों प्रोसेसेस, समझना बात को, क्या ये दोनों प्रोसेसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक रेस में लगी हुई हैं कि पहले मेरा कंप्लीट होगा, पहले मेरा कंप्लीट होगा, पहले मेरा कंप्लीट होगा, पहले मेरा कंप्लीट होगा, है ना? पहले मैं कर लूं, पहले मैं कर लूं, पहले मैं कर लूं, पहले मैं कर लूं। रेस कंडीशन, इसका मतलब देयर इज अ रेस बिटवीन द प्रोसेसेस, देयर मस्ट बी अ रेस between the processes to share the or to execute the critical section। अब बात समझना, रेस नहीं है मतलब, रेस नहीं है मतलब क्या? तू जीत जा, मैं खड़ा हूं। रेस क्या है? तू जीत जा, मैं खड़ा हूं, मैं जीत गई, तू जो करना है कर, मैं आ गई, तुझे जो करना है कर। रेस कब? जब दोनों लोग कंपटीशन में है। रेस कब होगी? जब दोनों कंपटीशन में है, दोनों साथ में दौड़ रहे हैं। एक ही दौड़ रहे थे तो कैसी रेस है ना? अगर दोनों साथ में दौड़ रहे हैं तो रेस है, अकेले दौड़ रहे हो तो कैसी रेस? तो क्यों बोलते हैं रेस कंडीशन? देयर मस्ट बी अ रेस among the processes to share or to access the critical section। इसका मतलब दोनों प्रोसेसेस साथ में
और कॉन्करेंटली अपने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रही हूं तो ही सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। अगर एक ही प्रोसेस एक्सेस कर रही हो, दूसरी कर ही नहीं रही हो, या तो वे पहले करे ही ना, जब तक दूसरी कर ना ले तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है ना बॉस। रेस क्या है? जब दो लोग साथ में दौड़ रहे हैं। रेस कब है? जब दो प्रोसेस साथ में अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है। एक अपना एग्जीक्यूट कर ले, उसके बाद दूसरा आए और एग्जीक्यूट करना शुरू करे, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला एग्जीक्यूट कर चुका हो, दूसरा वाला एग्जीक्यूट करने आया, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले ने शुरू ही नहीं किया, दूसरा एग्जीक्यूट करके निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात को? रेस कंडीशन का मतलब समझ में आ गया? तो देयर मस्ट बी अ रेस। तो पहली चीज तो क्या है? क्रिटिकल सेक्शन मस्ट बी प्रेजेंट। सेकंड इज रेस कंडीशन। ये क्या बोलता है? There must be a race अब इस रेस वर्ड से ये मत सोचना कि दौड़ लगा दिए क्या। इसका मतलब साथ में रेस तब है ना जब दो लोग साथ में कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब साथ में कम्युनिकेट आपके क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हो, है ना। तो इसको मैं अलग से भी लिखवा दूंगा। देयर मस्ट बी अ रेस बिटवीन द प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट the critical section. What do I mean by critical section? The piece of code where shared variable is being accessed. Okay. That is, क्या मतलब है? That is, processes are trying to access the critical section concurrently. तो क्या ये प्रोसेस प्रोड्यूसर, ये अगर इसको देखो, कहा ये अगर ये देखो तो यहां पर प्रोड्यूसर के क्रिटिकल सेक्शन और कंज्यूमर का जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा था। अगर इस सेक्शन को विजुलाइज करने की कोशिश करो तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूसर के क्रिटिकल सेक्शन के चले, कुछ इंस्ट्रक्शन कंज्यूमर के क्रिटिकल सेक्शन के चले, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूसर के क्रिटिकल सेक्शन के चले, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन कंज्यूमर के क्रिटिकल सेक्शन के चले। इसका मतलब ये दोनों कॉन्करेंटली अपना क्रिटिकल सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट कर रही थी, है ना। If there is no race, no inconsistency, no synchronization problem. क्लियर है ना। तो आप बातों को समझो, ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं, आप बोलोगे सर इतना डीप में क्यों, आपको ये सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी। इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा आपका सिंक्रोनाइजेशन का अंडरस्टैंडिंग की एक्चुअल में ये चीजें हैं भी या नहीं, है ना। तो दूसरी चीज ये है, पहला क्रिटिकल सेक्शन होना चाहिए, दूसरा रेस कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों साथ में आपके क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा है there must be preemption। अगर प्रियम्पशन ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। अगर प्रियम्पशन ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर है सबको? अगर प्रियम्पशन ही खत्म हो जाए तो बात ही खत्म हो गई। तो ये तीन चीजें हैं जो जरूरी होंगी कभी भी किसी भी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम के आने के लिए। ठीक है। तो अगर कोई मुझसे ये बोले दैट हाउ कैन यू अवॉइड दी सिंक्रोनाइजेशन, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सर आप सिंक्रोनाइजेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हो, तो क्या है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर आप सिंक्रोनाइजेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हो तो कैसे करोगे। ओके, चलो मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, सुनना अच्छे से।
क्या ये तीनों कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है फॉर अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम टू अकर? क्या ये तीनों कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है फॉर अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम टू अकर? सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम की बोल रहा हूं, सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम मीन्स processes are not properly synchronized, this problem to occur. So these three conditions are necessary condition. So can you actually write it like this, that the above three conditions are necessary conditions for occurrence of problem of synchronization. ठीक है, तीनों ही नेसेसरी हैं। अगर इन तीनों में से एक भी डिससेटिस्फाई कर दूं, क्या कहानी, अगर इन तीनों में से एनी वन ऑफ देम इज रिमूव्ड कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यस, अगर इन तीनों में से एक भी डिससेटिस्फाई कर दूं, अगर ये जो तीन नेसेसरी कंडीशन है इनमें से एक भी डिससेटिस्फाई कर दूं तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? यस सर, अगर आप क्रिटिकल सेक्शन ही हटा दो तो समस्या खत्म हो गई ना। आप रेस कंडीशन हटा दो, एक प्रोसेस अपना पहले क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर लेती तब तक दूसरा ट्राई ही नहीं करेगी तो भी खत्म हो गई। ठीक है ना। तीसरा, प्रियम्पशन ना हो, इसका मतलब जब एक प्रोसेस अपना वो क्रिटिकल सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट कर रही हो तो उसको कोई प्रियम ना कर पाए, और अगर प्रियम्पशन नहीं अलाउ किया तो फिर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाएगा। अगर आपने प्रियम्पशन को अलाउ नहीं किया तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाएगा, है ना। अगर आप प्रियम्पशन अलाउ नहीं करते तो फिर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है ना, as long as you are working on the uniprocessor system. अरे दे दो तो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा रवि, ऐसे मत बोलो रवि। रवि 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 एटलीस्ट वन कंडीशन यदि डिससेटिस्फाई कर दे तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट से प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, दिस इज अ टर्म डिफाइन नो। लेकिन क्या ये नेसेसरी कंडीशन है? तो ये मैं नोट डाउन दिस एज वेल, अबाउट थ्री कंडीशंस आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ प्रॉब्लम ऑफ टू occur बट नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये तीनों हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीनों हो जाएं तो डेफिनेटली, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीनों हो जाएं तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आई कैन गिव यू सम एग्जांपल आगे जाकर के, यहाँ तो कोड बहुत छोटा है, यहाँ तो कोड बहुत छोटा है, आगे जाकर के आई कैन गिव यू सम एग्जांपल जहां पर अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर भी जाती है तो भी जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन आए। इसका मतलब इनकंसिस्टेंसी या लॉस ऑफ डेटा या तो फिर डेडलॉक की प्रॉब्लम आए। Clear? So these are necessary but not sufficient. So if somebody asks me that how can we avoid the avoid this problem of synchronization? So to avoid the problem of synchronization, we need to dissatisfy one of the necessary condition. We need to dissatisfy at least one of the necessary condition. Yes or no? Clear? So, no. To avoid the problem, we need to dissatisfy at least one of the necessary condition.
है ना। अब अगर मैं आपसे बात करूं कौन कौन सी कंडीशन है, सर अभी तो इतनी देर से पढ़ा रहे हो, क्यों मजे ले रहे हो। तो जो पहली कंडीशन है दैट इज critical section. Can you always avoid this condition? So basically, this can never be avoided. This can never be avoided as long as processes are communicating processes. तो अगर प्रोसेसेस कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस हैं तो क्रिटिकल सेक्शन तो होगा ही होगा। फिर अगर एक भी पॉज हो गई तो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हाँ, सिंक्रोनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर। दूसरा मैं रेस कंडीशन के बारे में बाद में करूंगा। नो प्रियम्पशन, क्या आप इस वाली प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो दैट द प्रियम्पशन डज नॉट टेक प्लेस? क्या आप ये चीज इंश्योर कर सकते हो दैट द प्रियम्पशन डज नॉट टेक प्लेस? नो, इसको भी नहीं हटा सकते। यही तो हमारा असम्पशन है जब हम ये सारी की सारी बात कर रहे हैं। क्या असम्पशन है? हाँ, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं कि यूजर मोड में आपका जो कोड है उसका प्रियम्पशन यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रही प्रोसेस का प्रियम्पशन कभी भी हो सकता है। So, cannot be avoided है ना। तो इट कैन नॉट बी अवॉइडेड इन द यूजर मोड। ये तो एनालिसिस का assumption ही है कि भाई चलेगा ही ऐसे। तो कहानी आकर के कहाँ रह जाती है? कहानी आकर के कहाँ रह जाती है? रेस कंडीशन। ये क्या कहता है? वी शुड ट्राई टू इंश्योर। ये दोनों चीजें तो कभी भी हो सकती है, ये दोनों चीजें तो कभी भी हो सकती है। अब हमारा जो फोकस रह गया वो इस चीज पे रह गया कि भाई हम किसी तरीके से ऐसा कुछ कर लें, हम तरीके से ऐसा कुछ कर लें कि अगर एक प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रही हो तो दूसरी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए ना आ पाए। ठीक है, we try to avoid this condition। बाकी दो के बारे में कभी जीवन में सोचना ही मत। अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो बाकी दो के बारे में सोचना ही मत। आपको सिर्फ क्या सोचना है कि यार दो का तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास क्रिटिकल सेक्शन है तो वो होगा ही, और प्रियम्पशन भी उनके बीच में कभी भी हो सकता है। आप सिर्फ ऐसा सोचने की कोशिश करो कि अगर एक प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रही हो तो मैं कैसे इंश्योर करूं कि जब एक प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रही हो तो दूसरी प्रोसेस अपना वही क्रिटिकल सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए ना जा पाए। क्लियर? We will try to avoid this condition. So that is, what does it mean? That is, we will try to ensure that when one process is executing
इट्स क्रिटिकल सेक्शन, मतलब वो वाले इंस्ट्रक्शन जहां पर वो शेयर्ड वेरिएबल को यूज करती है, executing its critical section, then another process should not be allowed to execute critical section. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ, that is the processes should execute their critical section in mutually exclusive this is very important term, mutually exclusive manner. Processes should execute their critical section in mutually exclusive manner. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर एक कर रही है तो दूसरी नहीं कर सकती, दूसरी कर रही है तो बाकी कोई और नहीं कर सकती। क्लियर? एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस, एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट कर सकती है, कोई और प्रोसेस नहीं कर सकती। व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन? जिसको नहीं समझ में आता है वो ये भी लिख लो। No two processes should execute the critical section. Obviously, no two processes. This is in context of synchronization. This is in context of synchronization. Mutual exclusion का यही मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है? That no two processes should execute the critical section concurrently. ठीक है? इसका मतलब भी टर्मिनोलॉजी आपको ऐसी सुनने को मिलेगी, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। दैट इज नो टू प्रोसेसेस शुड बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन at the same time. No two processes should be inside the critical section at the same time. अब मैं आपसे एक चीज पूछने की कोशिश करता हूं, कहां हो? यहां। मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं उस चीज को समझना, अच्छे से सुनना जो पूछ रहा हूं, अच्छे से सुनना जो पूछ रहा हूं। when process producer is executing its this three lines of code, when process producer is executing this three lines of code, then this is its critical section. These three lines are code are basically the critical section for consumer, है ना? अच्छे से सुनना। Now let's assume that this execution starts
producer has executed its first instruction. So when producer is executing its first instruction, producer is executing its critical section. Yes or no? Obviously yes. That is, when producer is executing its first instruction, producer is executing its critical section. That is, producer is inside its critical section. Yes or no? Producer is inside its critical section. Similarly, when producer is executing the second instruction, then also the producer is executing an instruction of its critical section. That is, producer is still inside its critical section. Now, what I'm asking is that at this point of time, producer has preempted. इसका मतलब प्रोड्यूसर से सीपीयू छीन लिया है, प्रोड्यूसर से सीपीयू छीन लिया है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंज्यूमर अपना फोर्थ इंस्ट्रक्शन, जो नंबर 4 वाला इंस्ट्रक्शन है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है. सो वन थिंग इज गारंटीड दैट कंज्यूमर इज इनसाइड इट्स क्रिटिकल सेक्शन. Consumer is inside its critical section because consumer is executing its code of critical section. So what I'm asking is that at this point of time, at this strict point of time, the producer is inside its critical section or not. At this strict point of time, the producer is inside its critical section or not. Bolo yes or no. I need the simple answer, yes or no. Okay, so that's the thing which you need to understand. There's only one. Okay, Yogesh, everyone else is correct. Yogesh, you need to understand that at this point of time, CPU may not be available to the producer because the producer got preempted from the CPU. At this point of time, CPU may not be available to the producer. But producer is, basically I should say that the CPU may not be available to the producer, but the next instruction which will be executed by the producer is from its critical section. जब ये यहां से गया होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये प्रीएम्प्ट हुआ है, ये अपने क्रिटिकल सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट कर रहा था और क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. ये यहां से प्रीएम्प्ट जरूर हो गया है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या प्रोड्यूसर इज स्टिल इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, यस, प्रोड्यूसर इज स्टिल इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, दो द सीपीयू इज नॉट अवेलेबल टू इट, बट it's inside its critical section because the address from where the producer will fetch its next instruction and execute is corresponding to the address which belongs to its critical section. समझ गए बात को? So it's not about whether the CPU is available to the process or not. It's not related to the अवेलेबिलिटी ऑफ सीपीयू कि सीपीयू आपका जो प्रोसेस है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इट्स अबाउट कि वो जो एड्रेस है जिस रेंज को वो एग्जीक्यूट कर रहा था, क्या वो जो एड्रेस है वो अभी भी किसी ऐसे इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है जो उसके क्रिटिकल सेक्शन को पॉइंट करता है, क्रिटिकल सेक्शन के किसी एड्रेस को पॉइंट करता है. अगर ऐसा है कि आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, अगर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किसी ऐसे एड्रेस को पॉइंट करता है जो आपके क्रिटिकल सेक्शन का हिस्सा है, देन द प्रोसेस इज स्टिल इन द क्रिटिकल सेक्शन.
ऐसा जरूरी नहीं है गुलाम बॉस, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि डेफिनेटली सीपीयू को मिलेगा, किसी ना किसी को तो मिलेगा, किसी ना किसी को तो मिलेगा। अगर किसी और को मिल गया तो भी आपका जो प्रोड्यूसर है वो तो क्रिटिकल सेक्शन में ही था। ठीक है, चलो, सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ से क्या समझ में आया बेटा? बहुत सारा कंफ्यूजिंग हो जाता है, हो गया आज के लिए जितना मुझे आपको समझाना था। मैंने आपसे क्या क्या बोला भाई? जो प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेटिंग प्रोसेस के कारण। अगर प्रोसेस को कम्युनिकेट करवाना है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो दोनों कम्युनिकेट कर पाए। अगर किसी चीज के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट करवाना है, देन दी बेस्ट resource available is the memory. That let's share a memory location, or let's share some memory location on which one process can write their information and another process can eventually read from those particular memory location. तो हमने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमने जैसे ही देखा कि अगर हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, कि प्रोड्यूसर डेटा आइटम को प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर डेटा आइटम को कंज्यूम कर रहा है, तो हमको रियलाइज हुआ कि दूर से और बाहर से तो वो कोड बहुत अच्छा लगता है, बाहर से तो वो कोड बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो शेयर हो रहा है और अगर दोनों प्रोसेसेस उसके बेसिस पे कोई डिसीजन ले रही हैं और उसको अपडेट कर रही हैं, तो उसकी जो एक्सेसिंग है वो बहुत ही सावधानी से करनी पड़ेगी। अगर आपने वो एक्सेसिंग ढंग से नहीं की तो आपके पास 3 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक थी इनकंसिस्टेंसी की, जो आज की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। जैसे जैसे ये लेक्चर आगे प्रोसेस प्रोग्रेस करेगा, आपको लॉस ऑफ डेटा भी देखने को मिलेगा, आपको डेडलॉक भी देखने को मिलेगा, और ये सारे के सारे किस चीज के कारण होंगे? बिकॉज दी प्रोसेसेस आर नॉट प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, हमने बोला तो ये हुआ क्या? तो हमने आगे चल के जैसे ही देखा ना, तो थोड़ा सा एनालाइज किया कोड को, थोड़ा सा एनालाइज किया कोड को, तो हमको पूरा पूरा समझ में आ गया थोड़ा सा एनालाइज करते करते ही कि ये जो प्रॉब्लम थी ये 3 रीजन से थी। क्या? एक तो कुछ ऐसी चीज थी जो शेयर हो रही थी, दूसरी चीज कि वो जो चीज शेयर हो रही थी उसको जहां पर एक्सेस किया जा रहा था वहां पर 2 प्रोसेस साथ में उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी। और तीसरी कंडीशन थी कि जब वो साथ में एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी उसमें भी एक प्रीएम्प्ट हो जा रही थी, दूसरी एक्सेस कर ले रही थी और फिर से उस पहली वाली को नंबर मिल जा रहा था। ठीक है, तो अगर ये 3 सिचुएशन थी तब जाकर के आपकी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने बोला तीनों में से एक को भी उड़ा दोगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने बोला ठीक है भाई, कोशिश करते हैं। लेकिन हमको पता चला कि बेटा जीवन में इतना मजा भी नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन को तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। as long as the processes are communicating, this will be present in the system. Now, नो प्रियम्पशन हमने तो माना ही ये है कि यूजर मोड में एग्जीक्यूट होने वाली किसी भी प्रोसेस को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्जीक्यूट और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रियम्प्ट किया जा सकता है, तो इसको भी भूल जाओ। तो अब बचा क्या? उन्होंने बोला फिर क्या, या तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती होती, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती होती तो आप और मैं बैठ करके यहाँ डिस्कशन कर ही नहीं रहे होते, है ना? तो इसका मतलब कुछ तो है। तो क्या अवॉइड हो रहा है? अवॉइड हो रही है रेस कंडीशन। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि वो जो रेस है वो चाहेंगे कि रेस कर रहा हूं, वो चाहेंगे कि रेस कर लूं। एक प्रोसेस एक जैसे ही बंदा दौड़ने लगेगा तो दूसरा बोलेगा मैं दौड़ूंगा, मैं जीतूंगा, लेकिन पीछे से एक आदमी पकड़ लेगा, नहीं अभी नहीं जाने का, पहले उसको दौड़ लेने दो, बाद में तुम जाना, जब वो दौड़ करके जीत जाएगा फिर तुम जाना, तुम भी फर्स्ट आओगे वो भी फर्स्ट आएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। अरे भाई, 2 लोग दौड़ेंगे तो एक फर्स्ट आएगा एक सेकंड आएगा, सेकंड वाले को बुरा लगेगा ना। तो हमने बोला एक को दौड़ने दो, तुम यही रुको, पहले वो फर्स्ट आ जाएगा फिर तुम दौड़ना, तुम भी फर्स्ट आ जाओ, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है ना? ये चीज थी कि हमने बोला कि कुछ ऐसा करेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन को 2 प्रोसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करने की कोशिश ना करें। एक अगर एग्जीक्यूट करने चली जाए तो दूसरे को पीछे से गला पकड़ के रोक लेना, तुम नहीं। ठीक है, और अगर 2 कोशिश कर रहे हो साथ में कि मैं जाऊंगा, तो देखना डिसाइड करना कि किसको पहले जाने से, एक को बोल देना छू और दूसरे वाले को रोक के रख लेना। तो अगर ऐसा कुछ भी करोगे तो आपकी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और यही हम करने वाले हैं। ओके सर, अंडरस्टूड। पीसीबी स्टिल containing instruction of its critical इंस्ट्रक्शन तो वो कंटेन करती ही नहीं है, बट इट्स ओके। सर सिंक्रोनाइजेशन में ग्राफ में शॉर्ट में बता सकते हैं क्या पढ़ना है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, कल की क्लास में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। ठीक है, इजी होगा टॉपिक याद रखने में। अरे भाई, इतना इतना आसान में तो आपको पूरा का पूरा सार दे दिया मैंने। बोला कितनी देर हूं मैं, बोला कितनी सारी देर हूं, लेकिन मैं सिर्फ कितनी छोटी सी चीज बोल रहा हूं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बोल रहा हूं, क्या? कि भाई प्रोसेसेस थी जो कम्युनिकेट करना चाहती थी, कम्युनिकेट करने के लिए किसी ना किसी चीज के थ्रू तो बात करोगे। तो हमने बोला बात करने के लिए अगर मेमोरी वेरिएबल शेयर कर रहे होते तो वो कर लेते। हमने एक छोटा सा कोड देखा और हमको समझ में आया कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमने एक चीज देखी, हमने समझ लिया, उसी एक कोड को एनालाइज किया, उसी एक कोड को एनालाइज किया तो पता चल गया कि क्योंकि प्रॉब्लम थी तो वही चीजें तो थी और उसी चीज को सॉल्व करना है।
क्लियर है ना? तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटी सी चीजें हैं कि आप इसको अगर सोचोगे ना तो बहुत छोटा टॉपिक है। आप ज्यादा सोचोगे, अरे सर ने प्रोड्यूसर कंज्यूमर पढ़ा दिया, सर ने वो रेस कंडीशन लिखा दी, सर ने 4-5 तो कंडीशन लिखा दी, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या करा रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत छोटी सी चीज पे बॉयल डाउन होकर के आओगे तो आप मुझसे ये पूछोगे, सर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम क्यों होती है? तो मैं बोलूंगा बेटा 3 चीजें हैं। क्या है? प्रोसेस कम्युनिकेट करती हैं, तो वहां पर एक तो क्या है, एक ऐसा वेरिएबल आ जाता है जिसके थ्रू वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती है, और वो जब भी एक्सेस होता है तो हम उसको बोल देते हैं क्रिटिकल सेक्शन। तो बोले उससे क्या हुआ? बोले अगर वो रहता है और अगर उसको 2 लोग एक साथ में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। बोलते सर दोनों के एक साथ दिक्कत करने से क्यों दिक्कतें आ जाती हैं? क्योंकि चचा प्रियम्शन समझ में आ गई तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो आई होप कि सबको ये चीजें क्लियर है और समझ में आ गया कि ये दो तो डिससेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, तो हम इसकी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, कल की क्लास का डिस्कशन क्या होगा? कल की क्लास में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे? वॉइस फिर गया था सर। चलो तो देखते हैं क्या होगा। सुनना बात, ये है क्रिटिकल सेक्शन, इसको लिखो मत, अभी मत करो, इसको मैं कल करवाऊंगा। ये है आपका क्रिटिकल सेक्शन। इसका मतलब कोई प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट एक्सेस करना चाहती है, तो हम क्या इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक प्रोसेस P1 इसका क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर रही हो तो दूसरी प्रोसेस P2 अपना क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस ना कर पाए। तो ऐसा क्या करेंगे? तो ऐसा हम लोगों को यहाँ पर दरवाजे लगाने होंगे। क्या लगाने होंगे? यहाँ पे 2 दरवाजे लगाने होंगे, एक एंट्री का दरवाजा होगा, एक एग्जिट का दरवाजा होगा। तो जब एक प्रोसेस अंदर जाएगी, जिसका मतलब जब वो अपने क्रिटिकल सेक्शन का कोड को एग्जीक्यूट करने जाएगी, जब प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने जाएगी, क्या लेट हो गए, है ना? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो कुछ चीजें करेंगी। सुनना, सर 1 मिनट के लिए इसको कुछ कर रहे हो क्या? रीस्टार्ट कर रहे हो मेरा या किसी और का? करो करो। यूट्यूब वाला भी दो। क्या कल भी क्लास होगी ना? क्लास तो रोज ही होती है, क्यों नहीं होगी? पर कल भी प्राइवेट होगी, आज वाली ये क्लास भी प्राइवेट हो जाएगी, मैं पहले ही बोल चुका था। आज वाली ये क्लास भी प्राइवेट हो जाएगी और कल भी प्राइवेट ही होगी, तो सब देख लेना। अभी तो बफरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना लाइव वाले स्टूडेंट्स? बोलना शुरू करूं? हो गया है रिफ्रेश? अरे मैं नहीं, वो आप लोगों ने बोला बफर, तो किसी ने, हमारी टीम ने रीस्टार्ट कर दिया कि शायद कुछ इशू होगा, इसलिए मैं बैठ गया हूँ। ठीक है, हो गया रीस्टार्ट। यस सर, सर चल, तो मैं क्या बोल रहा था, ऑब्जेक्टिव क्या है? सुन लो, अब यही कहानी है, पता है, जीवन में आपको कुछ और समझना ही नहीं है। अरे योगेश, बात की बातें बाद में करना, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको सीख लोगे, तुम इधर उधर की बातें फिर आ गए। आपको सिर्फ एक ही चीज इंश्योर करनी है, क्या? कि जब एक प्रोसेस, आपको ये रेस कंडीशन को अवॉइड करना है। इसका मतलब प्रोसेस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है। इसका मतलब एक प्रोसेस जब अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करे तो दूसरी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट ना कर पाए। तो जो सॉल्यूशन है ना, वो क्या कर रहा है बताऊं? वो हर प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन है। इसका मतलब वो लाइन ऑफ कोड है। ये क्रिटिकल सेक्शन एक्चुअल में क्या है? लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो अगर मैं बात करता तो आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा है।
तो ये जो येलो कलर का कोड है ना, समझ लो बस। ये जो येलो कलर का कोड है ये आपका एक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना चाहते थे, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना चाहते थे। और लेकिन ये वाले जो है लाइन ऑफ कोड ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, लेकिन ये जो लाइन है ये क्रिटिकल सेक्शन की लाइन है। तो एक्चुअल में ये एग्जीक्यूट करते, फिर ये एग्जीक्यूट करते, फिर ये एग्जीक्यूट करते, तो आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती। सुनना, जो बोल रहा हूं अच्छे से समझना। एक प्रोसेस थी, उस प्रोसेस में कुछ लाइंस थी, और ये वो लाइंस थी जहां पर कोई क्रिटिकल सेक्शन नहीं था। इसका मतलब यहां पर कोई भी शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस नहीं हो रहा था। फिर कुछ लाइंस आई जिनके करस्पॉन्डिंग शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस हो रहा था। फिर कुछ और लाइंस आई जिनके करस्पॉन्डिंग वापस से शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस नहीं हो रहा था। तो हुआ क्या, ऐसा ही एक दूसरा प्रोसेस भी रहा होगा, ऐसा ही एक दूसरा प्रोसेस भी रहा होगा। हम क्या चाहते थे कि एक प्रोसेस जो अपनी वो लाइंस एक्सेस करे, एक प्रोसेस जो अपनी वो लाइंस एक्सेस करे जिनके अंदर वो शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, तो कोई दूसरी प्रोसेस अपनी वो लाइंस एक्सेस ना कर पाए उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें वो शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। तो हुआ क्या, इन्होंने दो चीजें बनाई। क्या इन्होंने यहां बनाया, एंट्री सेक्शन। क्या बनाया, एंट्री सेक्शन। और यहां क्या बनाया, एग्जिट सेक्शन। तो ये क्रिटिकल सेक्शन तो एक्चुअल में कोड का आपके ओरिजिनल प्रोसेस का पार्ट था, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस स्टार्टिंग में सोची गई थी ना, उस टाइम पे ये जो मैं पर्पल कलर से लिख रहा हूं ये वाला पार्ट नहीं था। तो सर इसमें क्या था, सर जो एक्चुअल प्रोसेस थी ना, उसमें जहां पर आप उस लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहे थे, जहां पर आप शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे, उससे पहले आपको कुछ ऐसे लाइन ऑफ कोड लिखने हैं। सुनना अच्छे से, सब समझ में आ जाएगा। तो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने से पहले, अपने यहां तक आपका ओरिजिनल था, उसके बाद इस पे आना था, तो लेकिन इसके बाद अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने से पहले आपने कुछ ऐसे लाइन ऑफ कोड लिखने हैं, कैसे लाइन ऑफ कोड लिखने हैं कि अगर आप उन लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके चले जाओ, आप उन लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके चले जाओ, तो अगर कोई दूसरा बंदा फिर इन लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके और अंदर जाने की कोशिश करे तो उसका गला पकड़ लिया जाए, बोले तुम नहीं जाना। कब तक नहीं जाना, जब तक ये जो पहला बंदा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करके अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके जब बाहर आएगा, तो फिर से आपको यहां कुछ ऐसी लाइंस लिखना है कि उन लाइंस के एग्जीक्यूट हो जाने से यहां जो ताला लग गया था वो ताला खुल जाए और ये दूसरी वाली प्रोसेस इनको एग्जीक्यूट करके और अंदर जा पाए। समझ रहे हो। तो यहां पर एक दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये दो दरवाजे हैं, एंट्री का दरवाजा, एग्जिट का दरवाजा। तो जब आप एंट्री के दरवाजे पे हो, तो अगर एंट्री का दरवाजा खुला हुआ है, सुनना, अगर एंट्री का दरवाजा खुला हुआ है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जो एंट्री ही नहीं किया वो एग्जिट तो नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब क्या वो चल रहा है क्या कि दीवार में से घुस गए, ऐसा नहीं है। तो अगर आप एंट्री वाले गेट से अंदर नहीं गए हो तो एग्जिट तो नहीं कर सकते, इतना तो गारंटीड है। तो कहानी क्या, एंट्री वाला दरवाजा अगर खुला है, एंट्री वाला दरवाजा अगर खुला है तो आप अंदर जाओगे, और अंदर जाते टाइम मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये थोड़ा सा दृष्टि हो जाएगा, ऐसा कैसे खोलोगे। अंदर जाते टाइम आप उसका ताला लगा दोगे। अब अंदर जाते टाइम आपने क्या किया, उसका किसी ना किसी तरीके से उसको लॉक कर दोगे। कैसा लॉक कर दोगे कि अगर कोई दूसरा अंदर आने की कोशिश करे तो वो ना आ पाए, कोई दूसरा अंदर आने की कोशिश करे तो वो ना आ पाए। अगर आपका ताला फर्जी निकला, अगर आपका ताला फर्जी निकला, जो अंदर था, तो दूसरा वाला उस ताले के अंदर थोड़ा बहुत नंबर ऊपर सेट करके और आ जाएगा। एक नंबर वाला ताला होता है ना, जिसमें नंबर लगा दो तो ताला खुल जाता है। तो आपने आसान नंबर सेट कर दिया। क्या किया आपने, आसान नंबर सेट कर दिया। तो आपने जैसे ही आसान नंबर सेट किया, तो वो आसान नंबर सेट करने से सामने वाले ने गेस कर लिया और वो भी आ गया। तो अब क्या, दो लोग साथ में क्रिटिकल सेक्शन में आ गए, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर तो बहुत डिफिकल्ट सा नंबर रख देना,
ऐसा बहुत डिफिकल्ट सा नंबर रख देना है, ठीक है। तो अगर वो बहुत डिफिकल्ट सा नंबर है तो वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब इम्पॉसिबल टू क्रैक टाइप का नंबर रख देना है। आपने इसको लॉक कर दिया, अंदर चले गए। अब क्या करोगे, जब बाहर आओगे तो ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग करो कि यहां पर जब मैं कोई नंबर प्रिंट करूं, बहुत आसान से नंबर प्रिंट करूं, तो ये वाली वैल्यूज ऑटोमेटिकली उसमें सेट हो जाए जिससे ताला खुल जाए। नंबर सेट का खेल है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा सेट करो कि यहाँ वाला ताला अपने आप खुल जाए। तो अगर ये खुल गया तो जैसे ही तुम बाहर जाओगे तो यहाँ पर कुछ करोगे, बाहर जाते जाते तो बाहर जाते जाते कुछ करोगे, उससे यहाँ का ताला खुल जाएगा ताकि दूसरी वाली प्रोसेस अंदर आ पाए। तो यही सिंपल सी कहानी है, यही सिंपल सी कहानी है कि एक प्रोसेस जब अंदर जाएगी तो वो कुछ ऐसे पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते जाएगी जिससे वो ये इंश्योर करने की कोशिश करेगी। हमेशा हो पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए बहुत सारे सॉल्यूशन देखेंगे हम, कुछ अच्छे हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत है, कुछ सही है, कुछ गलत है। अगर आप अंदर गए और ताला लगा के गए और दूसरा बंदा ताला खोल के अंदर आ गया तो सॉल्यूशन गलत है, क्योंकि फिर क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम जो थी सिंक्रोनाइजेशन की वो सॉल्व ही नहीं हुई, है ना। सो दैट्स द आइडिया। तो ये एक्चुअल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है कि what is synchronization mechanism, that to define the entry and exit code. What is synchronization mechanism? To define the entry and exit code such that certain conditions are satisfied. ठीक है, तो कंडीशंस क्या होंगी वो हम कल की क्लास में देखेंगे, आज की वैसे भी शायद मुझे लगता है कि ज्यादा हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जाने दो। मैं अभी इसको कल के वो ज्यादा बोलूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कल फिर बोलना पड़ेगा, सब दिक्कत हो जाएंगे। कुंडली लगाने के लिए कोड लिखोगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंक्रोनाइजेशन इज डैम इजी। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो क्या, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, आप में से जो लोग सिंक्रोनाइजेशन से डरते हैं एक्चुअल में वो कोडिंग से डरते हैं, अगर और थोड़ा सा एनालिसिस से डरते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस से डरते हैं। तो तीन चीजें आती है क्या, सबसे पहले तो आप पीस ऑफ कोड जो भी लिखा हुआ हो, जो भी पीस ऑफ कोड लिखा हुआ हो आप उसको प्यार से समझो, जो भी पीस ऑफ कोड लिखा हुआ हो आप उसको प्यार से समझो। दूसरी चीज, अगर नॉर्मल कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, इसका मतलब थोड़ा सा सीओ भी आता हो। अगर नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आजा भाई असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, ये आप समझ पाओ। इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत सीओ की नॉलेज भी हो, दैट विल बी द सेकंड थिंग। और तीसरी चीज जो आपको रिक्वायर्ड होगी सिंक्रोनाइजेशन को समझने के लिए वो ये कि आप एनालिसिस अच्छे से कर पाओ। एनालिसिस मतलब गिवन दिस थ्री लाइंस आप इनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्रियम्पशन करने से, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्रियम्पशन करने से और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में एग्जीक्यूट कराने से क्या बदल सकता है उस चीज को एनालाइज कर पाओ। यही तीन चीजें हैं सिंक्रोनाइजेशन, नथिंग मोर देन दैट। Sir, is programming here specific to C or we can do in others? It will be specific to C. In our case, or from the gate point of view, it will be specific to C. Let's try to understand. Why, sir? Why, sir? Because most of the operating systems are written in C. Most of the operating systems are written in C. So we'll try to define the solutions in terms of C as well. So that will be all for this particular session. ध्यान रखना, थोड़ा सा जो मैंने बोला है वही देख करके आओ, कल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, कोडिंग लव है हमारा, लेकिन कोडिंग के साथ साथ मैं वही बोल रहा हूँ, कोडिंग इज योर लव, वो है रीजन। लेकिन कहानी क्या, आप थोड़ा सा एनालिसिस पे भी फोकस कर पाओ। दो चीजें, कोडिंग आई नो दैट यू आर गुड एट दैट, बट दूसरा गिवन इन अ स्टेटमेंट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट्स इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, एंड असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में अलग अलग पोजीशन पे प्रियम्पशन करने पे क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकती हैं आप उनको एनालाइज कर पाओ, वो बहुत जरूरी है। दैट एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब जब मैं देखूंगा ना आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन दूंगा तो इट्स नथिंग, जितना मैंने आज पढ़ा दिया है सब वही है, जितना मैंने आज की क्लास में पढ़ा दिया है वही सिंक्रोनाइजेशन है, वही सिंक्रोनाइजेशन पूरा हमारा टॉपिक है। बट अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाए सेम चीजों की जो मैं आज करवाया हूं, वही चीज मैं अलग अलग कोड पे अलग अलग तरीके से करवाता रहूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। चलो गाइस, बाय बाय, हो गया है।